गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम भूमध्य सागरीय कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, इनके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम आगे नेक्स्ट कृषि पढ़ते हैं, ट्रक कृषि। इसे उद्यान कृषि भी कहते हैं। तो ये कृषि क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। यह व्यापारिक स्तर पर फलों व सब्जियों व फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि है। इसके अंदर 3 प्रकार आते हैं, फल, सब्जी व फूल। इन तीनों का उत्पादन करने वाली कृषि है। ट्रक कृषि से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस कृषि के उत्पादों के परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होने के कारण से ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रक कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी फल सब्जियां वगैरह जो फूल उगते हैं उनको ट्रकों में लादकर बाजार में लेकर जाया जाता है, इसीलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि है। इस कृषि में अधिक पैसे मिलने वाली जो फसलें होती हैं वो इसके अंदर बोई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जिनको बेचकर किसान को फायदा होता है, इसलिए अधिक जो पैसे वाली जो फसलें हैं, मुद्रा मिलने वाली जो फसलें हैं वो इसके अंदर बोई जाती हैं, ठीक है। इस कृषि का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर एक अच्छा बाजार मिल जाता है उन फल सब्जियों को बेचने के लिए, ठीक है। इसलिए ये जो फसलें हैं ये अधिक से अधिक कहाँ पर उगाई गई हैं? औद्योगिक क्षेत्रों के निकट, ठीक है, जहां से उत्पादों को नगरीय क्षेत्रों में भेजा जाता है। यह कृषि अच्छे यातायात के साधन वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इसके लिए यातायात के साधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यातायात के साधन नहीं होंगे या बहुत स्लो होंगे तो फिर जो फल सब्जी जो फूल हैं वो बाजार में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे। इसलिए वहां पर अच्छे यातायात के साधन होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे यातायात के साधन नहीं होंगे तो ये जो फ्रूट्स वगैरह जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये खराब हो सकती हैं। इसमें गहन श्रम व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है और पैसे जो हैं वो भी बहुत ज्यादा लगते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है, खेतों का आकार जो है वो छोटा होता है। इस कृषि में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक खाद का भी प्रयोग किया जाता है, वह अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है पेड़ जो है बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके फल जो है वो आते नहीं हैं, इसलिए अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीट वगैरह लगने पर कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो भी किया जाता है, ठीक है। मतलब मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए इस कृषि का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। अच्छे खाद, अच्छे बीज और अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि फसल जो है वो किसी भी तरह से खराब ना हो। शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप व हरित गृह का भी प्रयोग किया जाता है। देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरज की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर आती है, ठीक है। सूरज की जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसको ग्रहण करके पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहे कि रोज सूरज निकले और रोज पृथ्वी गर्म हो तो इस तरह तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक संतुलन बना हुआ है। संतुलन कैसे बना हुआ है? दिन में तो सूरज जो है उससे ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, ठीक है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है पृथ्वी जो है वो उस ऊर्जा को वापस छोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी ऊष्मा होती है वो सारी वापस छोड़ करके पृथ्वी रात को ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सुबह 4-5 बजे के आसपास बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत ठंडा मौसम होता है, ठीक है। वो ठंडा मौसम इसीलिए होता है क्योंकि पूरी रात में पृथ्वी ने जितनी भी ऊष्मा ग्रहण की थी वो वापस छोड़ दी है और पृथ्वी जो है वो अब ठंडी हो गई है। देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे मान लो हम दूध गर्म करते हैं गैस पे, ठीक है, दूध जैसे ही गर्म हो जाता है उसके अंदर से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम गैस बंद करेंगे उसके अंदर से भाप निकलनी
शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो भाप जो है वो तब तक निकलती रहेगी जब तक कि दूध ठंडा नहीं हो जाता। तो इसी तरह से पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी पूरे दिन गर्म होती है, लेकिन जैसे ही रात को सूरज छिप जाता है, ढल जाता है, पृथ्वी जो है वो ऊष्मा छोड़नी शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह से तो जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर हरित गृह का प्रयोग किया जाता है। हरित गृह का क्या मतलब होता है, वहां पर खेत के चारों तरफ शीशे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और वो शीशे जो है वो हरित गृह का काम करते हैं। हरित गृह का काम कैसे करते हैं, मतलब उन शीशों के आर पार सूरज की रोशनी, जो सूरज की जो ऊर्जा है या जो ऊष्मा है वो दिन में आ तो जाती है, लेकिन रात को वो उन शीशों से बाहर नहीं निकल पाती, उस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें खेत के चारों तरफ शीशे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक घर सा बना दिया जाता है खेत के चारों तरफ, और उसके अंदर जो शीशे होते हैं उनका क्या काम होता है, वो सूरज की रोशनी या सूरज की जो ऊष्मा है उसको अंदर तो आने देते हैं खेत के अंदर, लेकिन उसको वापस रात को बाहर जाने नहीं देते, जिससे उस खेत के अंदर ही अंदर जो तापमान जो है वो बढ़ता चला जाता है, और इसी तरह से उस खेत का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जिसको कृत्रिम ताप बोलते हैं। और उस ताप के अंदर जो है वो फसलें बोई जाती हैं। कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जिनको अधिक तापमान चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो ठंडे क्षेत्र है, वहां पर अधिक तापमान तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो फसलें वहां पर कभी नहीं उगाई जा सकती, लेकिन वहां पर हम कृत्रिम तरीके से ताप जो है वो उत्पन्न करते हैं और फिर वहां पर उन फसलों को उगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूएसए व भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक विकसित है। ये कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यूएसए में व भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट कृषि आती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है, जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से, एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, जब आपस में किसान मिलकर के अपनी इच्छा से जब एक संस्था बनाकर के कार्य करते हैं, कृषि का कार्य, तो उसको क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, सहकारी संस्था, जो सहकारी संस्था बनाते हैं वो किसानों की सभी रूपों में सहायता करती है। किन रूपों में सहायता करती है, कृषि में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको खरीदने में, इसके अलावा जो भी उत्पादन होता है उसको उचित मूल्य पर बेचने के लिए सारे जो भी इंतजाम होते हैं वो उसी सहकारी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क के अंदर किया गया है। ठीक है, अब छोटे क्वेश्चनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहकारी कृषि का सफल परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो उसका क्या आएगा, डेनमार्क में। समझ में आया, सहकारी कृषि जिसमें सभी किसान समूह बनाकर अपनी मर्जी से साथ मिलकर के कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, और सफल परीक्षण सबसे पहले डेनमार्क में किया गया था। नेक्स्ट आती है सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि लगभग एक जैसी है, उनमें बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, सामूहिक कृषि के अंदर भी समूह के अंदर ही काम किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनका स्वामित्व, मतलब उनके मालिक कौन होते हैं, संपूर्ण समाज होता है और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब जो भी उत्पादन के साधन हैं, खेत हैं, उन सब का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि जितने भी लोग सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं वो सभी उसके मालिक होते हैं, और सभी लोग वहां पर समूह में मिलकर के वहां पर श्रम करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, सभी व्यक्तियों का बराबर का अधिकार होता है और सभी मिलकर के वहां पर मेहनत करते हैं। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कृषि जो है वो उसका प्रारंभ सोवियत संघ से हुआ था। ठीक है, हमें 4 कृषि के प्रकारों के नाम दे दिए जाएंगे, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, स्थानांतरित कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, इस तरह 4 कृषि के नाम दे दिए जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि सामूहिक कृषि
ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? सोवियत संघ में। ठीक है। कृषि की दशा सुधारने व उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई है। सामूहिक कृषि प्रारंभ क्यों की गई है? ताकि कृषि की दशा सुधारी जा सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है। इसके अलावा सभी आत्मनिर्भर बन सके, मतलब खुद पर ही निर्भर बन सके, इसीलिए इस कृषि की शुरुआत की गई थी। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया था, या कोलखोज कौन सी कृषि का नाम है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको याद करना है। ठीक है। तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया है। इसके अंदर सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशु व श्रम को मिलाकर के कृषि करते हैं। मतलब सारे जितने भी किसान हैं वो अपनी भूमि भी इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, अपने पशुओं को भी इकट्ठा कर लेते हैं और सभी आपस में मिल करके वहां पर मेहनत करके कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल सामूहिक सहकारी कृषि के जैसा ही है। इसके अंदर भी सभी लोग मिल करके समूह में खेती करते हैं। इसके अलावा किसान अपनी दैनिक आवश्यकता, मतलब अपनी रोजमर्रा की जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। देखो, सामूहिक कृषि में सभी अपने अपने खेतों को शामिल करके मिला करके खेती करते हैं, लेकिन किसान जो है एक छोटा सा जो टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा, अपने पास अलग से रख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जितनी भी आमदनी होगी वो सिर्फ हमारी होगी, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। इसलिए वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। ठीक है। तो ये हो गई है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। नेक्स्ट आता है खनन। ये प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर चल रहा है, तो प्राथमिक क्रियाओं में ही खनन आता है। खनन किसे कहते हैं? खानों से खनिज निकालना खनन कहलाता है। जो भी खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये सारे जो हैं ये खानों के अंदर दबे पड़े थे। हम जमीन खोद करके और इन खनिजों को वहां से निकालते हैं और फिर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो खनन किसे कहते हैं? खानों से खनिज निकालना खनन कहलाता है। ठीक है। अब खनन के कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मतलब किसी स्थान पर खनिज निकाला जाए या ना निकाला जाए, ये किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है खनिज निक्षेपों का आकार। मतलब वहां पर अगर कोई खनिज पदार्थ है तो वो कितनी मात्रा में है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा खनिज तो उसको निकाला जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा में होगा तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए उस खनिज को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जहां पर खनिजों का आकार या खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर खनिजों को तुरंत निकाल लिया जाता है। इसके अलावा खनिज की गुणवत्ता, जो भी खनिज मिला है उसकी गुणवत्ता कैसी है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ही हम उस खनिज को निकालेंगे, अगर खराब क्वालिटी का है तो हम उसको निकाल करके क्या करेंगे। ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का जो खनिज है वो भी इसको प्रभावित करता है। आगे आता है बाजार में खनिज की मांग। जो खनिज हमें खानों में मिल रहा है उसकी बाजार में कितनी मांग है। अगर बाजार में उसकी मांग है, मतलब बाजार में लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उद्योग उसको खरीदना चाहते हैं, तो हम उस खनिज को निकालें। लेकिन अगर कोई उसको खरीदना ही नहीं चाहता है तो हम फालतू में इतनी मेहनत करके उस खनिज को क्यों निकालें। ठीक है। तो ये भी खनिज की मांग पर निर्भर करता है कि बाजार में उसकी मांग कितनी है, कितने लोग उसको, कितने उद्योग उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा विद्यमान तकनीक, मतलब उस खनिज को वहां से निकालने की हमारे पास कोई तकनीक है कि नहीं है, कितने % चांस है कि हम उस खनिज को निकाल पाएंगे, या वहां पर ऐसा भी हो, कई बार बहुत दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं वहां पर खानों के अंदर। ठीक है। आग वगैरह लग जाती है या फिर और खानों में व्यक्ति दब जाते हैं। ठीक है। तो हम अपनी तकनीक भी देखेंगे कि वहां पर हम खनिज निकालने में सक्षम हैं भी या नहीं भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है यातायात व्यय। यातायात मतलब परिवहन का खर्चा। अब जब हम खनिज निकालेंगे तो खनिज को वहां से बाजार में ले जाने के लिए परिवहन का खर्चा कितना आएगा। अगर परिवहन का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा
तो बाजार पहुंचते पहुंचते उस खनिज की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बढ़े हुए दामों में बहुत भारी कीमत पर पता नहीं कोई उद्योग जो है उस खनिज को खरीदने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी खनिज की, क्योंकि परिवहन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भारी खनिज होते हैं उनको तो ट्रेनों के द्वारा ही ले जाया जाता है, वहां पर पता नहीं परिवहन के रेलवे परिवहन के साधन उपलब्ध हैं कि नहीं है। अगर रेलवे वहां पर उपलब्ध नहीं है तो उस खनिज को वहां से बाजार में ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रम व्यय, मतलब उस खनिज को निकालने में कितनी मेहनत लगेगी वो भी इसके अंदर देखा जाता है। कितने श्रमिक चाहिएंगे, सस्ते श्रमिक वहां पर उस एरिया में उपलब्ध हैं भी या नहीं। तो ये सभी जो भी बताए हैं पॉइंट्स, ये सभी खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है खनन की विधियां। खनन की दो विधियां हैं, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। ठीक है, धरातलीय खनन वह खनन होता है जिसके अंदर खनिज पदार्थ जो हैं वो धरातल के आसपास ही होते हैं। ठीक है, मतलब खनिज पदार्थ को निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पृथ्वी को थोड़ा बहुत अधिक खोद करके ही वहाँ से खनिज निकाल लिए जाते हैं, जो बहुत आसान रहता है। दूसरा है भूमिगत खनन, जिसके अंदर खनन जो है वो बहुत अधिक गहराई में होते हैं और बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद ही उन खनिजों को निकाला जा सकता है। तो धरातलीय खनन में खर्चा कम आता है, वह भूमिगत खनन में खर्चा अधिक आता है, पैसे अधिक लगेंगे। धरातलीय खनन के अंदर श्रमिक भी कम चाहिए, ठीक है, मेहनत कम लगेगी, जबकि भूमिगत खनन में खुदाई करने के लिए बहुत मजदूर चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये थी दो विधियां, खनन की विधियां, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन में जो खनिज पदार्थ है वो धरातल के आसपास ही होते हैं, थोड़ी सी दूरी पर ही, जबकि भूमिगत खनन में बहुत अधिक गहराई के अंदर खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कारखाना कृषि होती है। कारखाना कृषि के अंदर पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कारखाना कृषि किससे संबंधित होती है, उसमें पशुओं को पाला जाता है, जैसे डेयरी होती है ना, उसी तरह से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन रहा था, रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। मैंने एक जगह क्वेश्चन पढ़ा था, छोटे नंबर में आया हुआ था, कौन सी कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। आज के लिए बस इतना ही।